अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 13 और जो हमारा है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के हवाले से। बेटा स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हम डिस्कस करेंगे बोन्स के हवाले से और ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर किस तरह से प्रोसीड होती है या किस तरह से जानदार मूव करते हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के लिए सबसे पहला एक वर्ड आप डेफिनेशन के अंदर इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, दैट इज़ लोकोमोशन। लोकोमोशन कहते हैं जानदारों का हरकत करना और इस तरह की हरकत जिसमें जानदार अपनी जगह को तब्दील करते हैं। अगर एक ही फिक्स पोजीशन में खड़े रहकर कोई जानदार अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज लाता है, कोई भी अल्ट्रेशन करता है, तब्दीली करता है, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। उसको मूवमेंट कहते हैं। लाइक हमारे इशारे करना या पौधों का ज़मीन नीचे से ऊपर की तरफ सीधा ग्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। बट अगर क्या हो कि कोई जानदार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, लाइक वो क्या करता है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। इसे हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। डजेंट मैटर कि उसने थोड़ी जगह के लिए अपनी पोजीशन चेंज की या बहुत ज़्यादा एरिया के लिए उसने अपनी जगह को चेंज किया, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। बेटा लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही ऐसे फंक्शंस हैं, दोनों ही ऐसे काम हैं जो किसी भी इंटरनल सपोर्ट की वजह से के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो इंटरनल सपोर्ट क्या कहलाती है, उसको हम नाम देते हैं स्केलेटन का। क्या नाम देते हैं? स्केलेटन का। स्केलेटन कहते हैं कि ऐसा फ्रेमवर्क जो अरेंज्ड हो, जो एक फ्रेमवर्क की तरह हो, एक अरेंज ढांचा हो, अरेंज स्ट्रक्चर हो, अरेंज्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। ये स्केलेटन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एंडोस्केलेटन और एक को कहते हैं एक्सोस्केलेटन। लाइक हम यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन, उसके अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे स्केलेटन की, उसके बाद यहाँ पे आप दो टाइप्स देखेंगे स्केलेटन की, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। याद रहे, अगर आपसे एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन स्केलेटन कहता है तो आप स्केलेटन की डेफिनेशन लिखकर आप ये बताएंगे कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, बट स्केलेटन की डेफिनेशन के साथ आप इनका जिक्र लाजमी करेंगे। और अगर वो आपसे डिफरेंस पूछ लेता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, तो आप बताएंगे कि ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड जो मसल्स के अंदर मौजूद हो उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, जो मसल्स के बाहर मौजूद हो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। लाइक एंडोस्केलेटन हमें किस में देखने को मिलता है? एनिमल्स में, बर्ड्स में, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन है। बट टर्टल के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है बेटा वो होता है एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये बाहर से रहकर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन चाहे एंडो हो या एक्सो, उसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो कॉमन होंगे। लाइक आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ होगा रोल ऑफ स्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे और पॉइंट्स क्या बनेंगे कि स्केलेटन में भी प्रोवाइड है सपोर्ट नंबर 1, प्रोटेक्शन नंबर 2, मूवमेंट नंबर 3, शेप नंबर 4। यानी कि 4 तरीके से स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को 4 तरीके का रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करता है। मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमें चलने फिरने में, प्रोटेक्शन देता है, हमारी रिब्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, क्रेनम जो स्कल है, खोपड़ी, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। या फिर टर्टल के अंदर पूरा स्केलेटन ही पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो इस तरह प्रोटेक्शन भी देता है। शेप डेफिनेटली, अगर हमारे फिंगर की बात करें तो फिंगर की अरेंजमेंट्स जो है ये एक हाथ की शेप बनाती है। हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, ये फेशियल जो जेस्चर्स होते हैं, इशारे होते हैं, ये भी डेफिनेटली अंदर मौजूद स्केलेटन की वजह से ही मुकम्मल होते हैं। अब ये स्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्केलेटन के अंदर हमें 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 बोन, नंबर 2 कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज बेटा अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कार्टिलेज को, कि कार्टिलेज क्या होती है। कार्टिलेज कहते हैं कि आपने इसके अंदर पहला पैराग्राफ जो कार्टिलेज का वो डेफिनेशन है, जिसके अंदर एक एमसीक्यू दिया हुआ होगा आपको कि सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड डैश, तो आप बताएंगे कि उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जो कि लेकूना के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। लेकूना खुद एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। इसको हम कार्टिलेज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, वो आप लाजमी देखिएगा, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। कार्टिलेज में आप कॉन्ड्रोसाइट्स का जिक्र करेंगे, लेकूना का जिक्र करेंगे, मैट्रिक्स का जिक्र करेंगे और फिर आप बताएंगे कि कार्टिलेज की
3 डिफरेंट टाइप्स भी मौजूद होती हैं। जैसे कि पहली टाइप है हाइलिन कार्टिलेज, जो किस में पाई जाती है, नोज़ और ट्रैकिया में। इसकी आप कंपोजिशन लिखेंगे कि ये फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, ये आप इसके बारे में बताएंगे। फिर दूसरी टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज, इसका पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके आप एग्जांपल बताएंगे कि ये एपिग्लॉटिस में पाई जाती है, पिना में पाई जाती है। पिना कहते हैं एक्सटर्नल एयर को, बैरूनी कान को पिना कहा जाता है। तो इसके अंदर जो टाइप ऑफ कार्टिलेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कार्टिलेज की टाइप, उसे वो कौन सी है बेटा, वो फाइब्रस कार्टिलेज है। फाइब्रस कार्टिलेज वो होती है जो इन्वर्टिब्रल डिस्क यानी कि बैकबोन के अंदर पाए जाने वाली कार्टिलेज का नाम होता है। और यही इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें लचक होती है बैकबोन में, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को या जिम्नास्टिक जो करते हैं वो अपनी बॉडी को रोल अप कर लेते हैं, लाइक अ स्नेक, बिल्कुल अपनी बॉडी को रोल ओवर कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आप कार्टिलेज और इसकी तीनों टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन बोन के हवाले से। बोन की 2 टाइप होती है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है हार्ड लेयर होती है, जबकि स्पॉन्जी बोन क्या होती है, पोरस टाइप ऑफ बोन्स होती है, ये पोरस होती है। याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्टिव भी आएगी कि द सेल्स ऑफ मेच्योर बोन आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, इन्हें क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। जबकि थोड़ी देर पहले अभी आपके सामने एक और ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया गया था कि सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है बेटा, कार्टिलेज के जो सेल्स होंगे उन्हें आप कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे, जबकि बोन के जो सेल्स होंगे ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। एक और डिफरेंस ये भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, जिसको आप टी शेप में लिखेंगे क्रॉस लगाकर, जिसमें अब ये बताएंगे कि बोन का डिफरेंस क्या है। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बोन के जो सेल्स होते हैं वो मैनी टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं बोन्स के अंदर, जबकि कार्टिलेज के अंदर जस्ट सिंगल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और उन्हीं में से जो मेच्योर सेल्स होते हैं बोन के, उनका नाम ओस्टियोसाइट्स है, जबकि जो कार्टिलेज की जो सेल्स है उनका नाम कॉन्ड्रोसाइट्स है। फिर अब ये भी बताएंगे कि बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि कार्टिलेज के अंदर किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल या ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होती। बोन का एक और इम्पोर्टेंट और मेजर फंक्शन है, वो है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम एंड फास्फेट, ये और उसके अलावा ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ये 2 ऐसे काम हैं जो कार्टिलेज के अंदर नहीं होते। ठीक है, कार्टिलेज के अंदर ना तो मिनरल स्टोर होते हैं, ना ही कैल्शियम होती है, ना फॉस्फेट होती है, बल्कि इसके अलावा कार्टिलेज के अंदर ब्लड ही नहीं होता, ना ब्लड वेसल्स होती हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर। जो कार्टिलेज के ऊपर मौजूद लेयर होती है, स्किन होती है, स्किन के अंदर मौजूद जो ब्लड सेल्स होते हैं वो उसको ब्लड प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके पास 2 टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। ठीक है बेटा, ये आप लाजमी इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन, जो दिखने में तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ एक्सियल स्केलेटन या व्हाट इज़ एपेंडिकुलर स्केलेटन। टॉपिक का नाम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इंसानी स्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इंसानी स्केलेटन के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। याद रहे, इंसान के अंदर एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 यानी कि 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी बेटा, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 80 बोन्स कौन सी होती हैं, एक्सियल स्केलेटन में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि 126 बोन्स जो हैं वो एपेंडिकुलर के अंदर आती हैं। और ये जो 80 बोन्स हैं इनको आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बुक के अंदर, स्कल के अंदर, रिब्स के अंदर, ठीक है, या फिर उसके अलावा चेस्ट कैविटी, ये आपने सारे के सारे बोन्स के अरेंजमेंट भी देखनी है। जबकि ये जो 126 बोन्स हैं इनमें 54 आपकी हैंड्स एंड फीट की फिंगर्स है, जिनको फ्लिंजेस कहते हैं, यानी कि हाथ और पाँव की उंगलियाँ, उनकी तादाद भी इसी के अंदर शामिल है। हिप्स एंड शोल्डर गर्डल, उनका भी जिक्र आप अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर देखेंगे। इनको आप लाजमी डिस्कस करेंगे। या इसी पेज के ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव और भी दी हुई होंगी आपको कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है एंड शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, तो वो भी आप देखेंगे। जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो आपकी थाई बोन है। ये जो जांग का हिस्सा होता है, टांग होती है घुटने से नीचे और घुटने से ऊपर जो आपकी कमर तक का हिस्सा है, इसको जांग कहते हैं और इसको थाई कहते हैं इंग्लिश में। तो थाई बोन जो होती है वो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, जबकि जो उसके बाद जो स्मॉलेस्ट बोन है वो आपके स्टेप्स है, जो कि कान के अंदर पाई जाती हैं। और कान की जो बोन्स होती हैं वो भी आपकी एक्सियल स्केलेटन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन आपका इस तरह से, अगर आप ये नंबर्स याद रखेंगे और अरेंजमेंट्स याद रखेंगे तो आप इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को भी ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा। अब इन 3 क्वेश्चंस के बाद इनके पहला क्वेश्चन है हमारे पास कार्टिलेज, नंबर 2 बोन्स, नंबर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप डिफरेंट 5 ईयर्स के अंदर आप देख भी सकते हैं कि 12 रिपीटेड क्वेश्चन है। जॉइंट्स कहते हैं ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 मसल्स या 2 बोन्स आपस में अटैच होती हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। और जॉइंट जो है ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इमूवेबल, जिसमें मूवमेंट ही नहीं हो, मतलब फिक्स्ड होते हैं ये। पर इन जॉइंट्स की कौन सी एग्जांपल है, ये हमारे स्कल के अंदर पाए जाते हैं, खोपड़ी के अंदर पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइक अगर हम अपने हैंड को, अपनी उंगलियों को मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, तो इसी तरह जिस तरह हम हाथ को हरकत दे रहे हैं, इस तरह हम अपनी खोपड़ी को हरकत नहीं दे सकते। हमारी जो खोपड़ी है या हमारा जो सर है ये इस तरह से रोल ओवर या बेंड नहीं हो सकता, बिकॉज इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमूवेबल है और ये फिक्स जॉइंट्स हैं। उसके बाद है स्लाइटली मूवेबल, थोड़ी हरकत करने वाले, ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर हरकत पाई जाती है लेकिन थोड़ी हो, लाइक द जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्राई। आप वर्टिब्राई इनके बैकबोन के अंदर आप देख सकते हैं कि अपनी बॉडी को आप एक खास कर्व के अंदर तब्दील कर सकते हैं। लाइक बाजू जो है, इस बाजू की तरह आप बैकबोन को मुकम्मल तौर पर बेंड नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। बल्कि क्या कर सकते हैं, हम अपने वर्टिब्राई को एक ख़ास हिस्से में, एक ख़ास शेप के अंदर बेंड कर सकते हैं, या तो वो यूँ लाइक जिस तरह हम सजदा में जाते हैं या फिर रुकू के अंदर जाते हैं। उसके अलावा कभी भी हम अपनी बैकबोन को इस तरह से कोई एंगल बनाकर बेंड नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ी मूव करती है, थोड़ी बहुत हरकत होती है। दिस इज कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन वर्टिब्राई। उसके बाद है हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मूवमेंट करते हों। इनकी फिर आगे 2 कैटेगरीज आप देखेंगे बुक के अंदर, एक होते हैं हिंज जॉइंट्स और दूसरे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होते हैं बेटा, ये वो जॉइंट होते हैं जो लाइक अ हिंज, लाइक अ डोर मूव करते हैं। यानी कि डोर आप जानते हैं या हिंज किसी भी चीज़ की सिर्फ 2 एंगल में मूव करती है, या तो वो चीज़ों को खोल देती है या वो चीज़ों को बेंड कर देती है। दरवाज़ा या तो खुल जाता है या फिर बेंड हो जाता है। ये मूवमेंट आपको 2 हिस्सों में देखने को मिलेगी, आप हमारे आर्म बोन्स के अंदर, लेग बोन के अंदर, जिसमें अपने हाथ को हम या तो खोल सकते हैं या फिर इसको बेंड कर सकते हैं। खोलने के बाद हम इसको मज़ीद नीचे पीछे की तरफ हरकत नहीं दे सकते, बट ये भी हरकत जो है ये काफ़ी सारी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा एरिया के अंदर हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। और इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, इनको हिंज जॉइंट कहते हैं। दूसरी हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट। ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनको हम चारों तरफ मूव कर सकते हैं। जिस तरह के हमारी ये कलाई के जो बोन्स हैं हम इनको मूव कर सकते हैं। हम अपने बाजू को मुकम्मल तौर पे लाइक अ बॉलर जो बॉलिंग करवा रहा होता है तो वो अपनी टांग को मुकम्मल तौर पे घुमा सकता है। हमारी जो हिप्स जो जॉइंट होते हैं ये भी किसके अंदर आते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट के अंदर आप देखते हैं कि हमेशा एक जॉइंट जो है वो बिल्कुल उसकी शेप यूँ होती है, इसको सॉकेट कहते हैं, जबकि जो दूसरा जॉइंट और दूसरी बोन होती है वो एक बॉल नुमा हिस्सा बनाकर फिर यहाँ से यूँ एग्जिस्ट करती है। तो ये जो हिस्सा होता है, ये बोन की जो शेप है, इसको हम बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, इसको हम बॉल कहेंगे, जबकि ये बॉल जिसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास सॉकेट कहलाता है। तो ये जॉइंट्स कहलाते हैं बॉल एंड सॉकेट, लाइक हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद एक और पैराग्राफ दिया हुआ है आपको जिसका नाम है रोल ऑफ लिगामेंट टेंडन्स। आप ये बताएंगे कि लिगामेंट्स वो सेल्स होते हैं, वो ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो जोड़ते हैं आपस में जॉइंट्स को। लाइक इसके अगर बोन टू बोन आपस में मसल्स जुड़े हुए हों तो वो किसकी वजह से बोन टू बोन जुड़ी होती हैं, बिकॉज ऑफ लिगामेंट। यानी कि लिगामेंट क्या करती है, 2 डिफरेंट बोन्स को आपस में जोड़ती है। लाइक अभी हमने बॉल एंड सॉकेट की बात की तो ये जो बोन है ये यहाँ से डेफिनेटली एक जोड़ यहाँ पे अटैच होगा। ये जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वाइट कलर का, इसका नाम होता है लिगामेंट, जो 2 हड्डियों को, 2 बोन्स को आपस में जोड़ता है। बट हम देखते हैं कि ये जो हमारे मसल्स हैं ये भी हमारी बोन के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेंडन, यानी कि वो टिश्यूज, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट विद बोन टू मसल, जो बोन को मसल्स के साथ अटैच कर दें, उनका नाम होता है टेंडन्स। और ये भी आप लाजमी अंडर ऑब्जर्वेशन लाएंगे, इनको भी आप लाजमी याद करेंगे। तो ये थे हमारा एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम देखते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और ये पैराग्राफ जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी या 2-3 नंबर 3 नंबर का ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स एंड मूवमेंट के हवाले से। मसल्स एंड मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अदरवाइज इस चैप्टर की जो अरेंजमेंट है हम किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते कौन कितना इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मसल एंड मूवमेंट और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स काबिल गौर है। ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। मसल्स एंड मूवमेंट के अंदर बेटा आप बताते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब अबाउट द एंटागोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स की एंटागोनास्टिक मूवमेंट क्या होती है उसको भी आप इस यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मसल्स एंड मूवमेंट के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है उस जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आप जिक्र करते हैं ओरिजिन का और इंसर्शन का। ओरिजिन आप जानते हैं कि ऐसी बोन्स जो इमूवेबल बोन्स हो कनेक्शन द टाइप ऑफ द अटैचमेंट ऑफ मसल्स विद इमूवेबल बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। द कनेक्टिव टिश्यू विच आर अटैच विद मूवेबल बोन आर कॉल्ड इंसर्शन। ऐसे मसल जो मूवेबल बोन के साथ अटैच हों उसे इंसर्शन कहते हैं, जो इमूवेबल के साथ अटैच हो उसे ओरिजिन कहते हैं। मसल्स हमेशा ही अपोजिट जॉब परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक मसल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है, या फिर अगर एक ऊपर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तो लोअर मसल क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मसल्स की इस अपोजिट जॉब को एंटागोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं? वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको फ्लेक्सर कहते हैं, जो एक्सटेंड होते हैं जो फैल जाते हैं उन फैलने वाले मसल्स को एक्सटेंसर कहते हैं। हम हमेशा बाजू के जो अपर साइड होती है उसे बाइसेप कहते हैं, लोअर साइड को ट्राइसेप कहते हैं। तो ये आप इस डेफिनेशन को भी अगर आप याद कर लें तो इस तरह से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएगा। इसमें डायग्राम भी आप लाजमी बनाएंगे। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे चैप्टर 13 को कवर करते हैं। चैप्टर 13 के बाद हमारे इसी टॉपिक के अंदर चैप्टर 14 का एक थोड़ा सा पोर्शन शामिल है जो कि आपके सामने है। चैप्टर 14 आप जानते हैं कि किसके हवाले से बेटा? वो है रिप्रोडक्शन के हवाले से। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको आप कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें लाइफ आपकी जारी रहती है, आगे कंटिन्यू करती है, ग्रो करती है। याद रखिए कि रिप्रोडक्शन के बगैर स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी तो पॉसिबल नहीं है, बट लाइफ पॉसिबल है। कि अगर हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन कोई ना करे तो वो मर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसकी नस्ल रुक जाएगी, उसकी आगे ग्रोथ रुक जाएगी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पूरी की पूरी स्पीशीज़ जो है उसकी डैमेज हो जाए या ख़त्म हो जाए। सो रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है। इसकी फिर आगे दो टाइप्स है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में। सेक्सुअल जिसमें दो जानदार इन्वॉल्व हो, एसेक्सुअल में सिंगल जानदार ग्रो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म्स और एग्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है, क्योंकि इसमें एग बनता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती। इस तरह से आप इनके चार डिफरेंस लिख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर कुछ टाइप्स को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि ये वो प्रोसेस है जो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेजॉरिटी देखने को मिलता है। फर्स्ट वन बाइनरी फिशन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। एक जानदार का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिशन है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट होता है और फर्दर डिवाइड हो जाता है। इन टॉपिक्स के ऊपर हम फर्दर 1 बाय 1 डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे उसको लाजमी सर्च कीजिए। बडिंग होता है कि जानदारों की आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बड, और बडिंग के ज़रिए से आगे जानदारों का पैदा होना बडिंग कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन होता है कि जानदारों का पार्ट्स में फ्रेगमेंट्स में तब्दील होकर आगे हर फ्रेगमेंट का एक नया ऑर्गेनिज्म बना देना, और हर जानदार 8 से 9 फ्रेगमेंट्स के अंदर पीसेस के अंदर डिवाइड होता है, फिर वही पीसेस जो है आगे एक नया जानदार बना देते हैं। उसके बाद है फिर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर आप डेफिनेशन दो पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन पढ़ेंगे आप डिफाइन स्पोर एंड एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कहते हैं बेटा वो स्पोर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्रो करता है, उसे एंडोस्पोर कहते हैं। जबकि स्पोर्स वो होते हैं जो फंजाई यीस्ट के अंदर होते हैं, और ये हमेशा एक और हार्ड लेयर के अंदर होते हैं जिसको आप नाम देते हो सिस्ट का। सिस्ट का जिक्र आप बाइनरी फिशन के अंदर भी देखेंगे, जहाँ पे प्रोसेस होता है मल्टीपल फिशन का, यानी कि एक जानदार बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो जाए, मल्टीपल फिशन। एक जानदार दो जानदारों में डिवाइड हो जाए,
बाइनरी फिशन। और ये किसकी वजह से होता है? सिस्ट की वजह से। सिस्ट एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पैदा होती है। इसके अंदर रहकर सेल जो है वो ग्रो करता है और जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है सिस्ट फट जाती है और फटने से ऑर्गेनिज्म जो वो बाहर आ जाते हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस को। जानदारों का विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग पैदा होना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन ध्यान में रहे कि यहाँ पे फीमेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, यानी कि इसमें 2 जानदार इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए जानदार में डिवाइड होता है, डिवेल्प होता है, इसलिए इसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा माना जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होते हैं या वो को फ्रूट, वो सीड जो पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होगा उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने बी वाली देखी है। हनी बी जो होती है इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। मेल बीज जो हैं वो पार्थेनोकार्पी कहलाते हैं क्योंकि वे विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा होते हैं। इसको भी आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख चुके हैं। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।